डीएलएड क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीएफ 2005 को समझेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी डीएलएड या फिर बीएड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए, यहाँ तक कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जो, उनके लिए भी एनसीएफ 2005 को समझना और इसके प्रमुख सिद्धांतों को याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं सभी में एनसीएफ 2005 का जिक्र रहता है। तो आप सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे एवं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को कर रहे सभी अध्यापक, जो भावी अध्यापक हैं, उन सभी के लिए आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए बढ़ेंगे क्लास की ओर, और इस नोट्स को आप, जो मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया है, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बना करके एक नोट्स तैयार किया है, आप इसे टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे आकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहली बात कि आपकी समझ क्या है उसकी थोड़ी सी जांच होनी है। तो 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसे उचित क्रम में सजाना है। उचित क्रम का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। सबसे हायर लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक शिक्षा पद्धति को, शिक्षा के तंत्र को, एजुकेशन सिस्टम को आप कितना समझ पाते हो, इसकी जांच के लिए यह छोटा सा आपके लिए पजल है जिसे आपको सॉल्व करना है 30 सेकंड के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके 30 सेकंड पूरे हो गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना पजल सॉल्व किया होगा। अब इसमें समझेंगे कि किस प्रकार से इसे हम अरेंज करेंगे। तो आइए देखिए इस स्लाइड में किस प्रकार से अरेंज किया जाता है, और एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है, शिक्षा का ढांचा जो है वो किस प्रकार से ऊपर से नीचे के क्रम की ओर रहता है, इसे आप समझ लें। सबसे ऊपर शिक्षा नीति होती है जो सरकार के द्वारा तैयार की जाती है। आप लोगों को पता होगा कि 1986 ईस्वी में सबसे जो प्रमुख शिक्षा नीति आई है ना, उसके पहले भी 1964-66 में भी, 1968 में शिक्षा नीति आई थी, लेकिन सबसे प्रमुख शिक्षा नीति माना जाता है 1986 ईस्वी को, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए। उसके बाद अब जाकर के एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहली जो शिक्षा सिस्टम की पहली कड़ी होती है वो होती है शिक्षा नीति, है ना, एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा नीति बनाने के बाद बनता है करिकुलम फ्रेमवर्क का टीम, ठीक है, एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आप लोगों ने एनसीएफ 2005 सुना है ना। तो जब एक शिक्षा नीति लागू की जाती है उसके अनुरूप जो तय किया जाता है कि किस प्रकार से शिक्षा में बदलाव किए जाएंगे, तो उसे क्रियान्वयन करने के लिए बनाया जाता है पाठ्यचर्या की रूपरेखा, कि हम किस प्रकार की पाठ्यचर्या देने वाले हैं आगामी पीढ़ी को। तो उसके लिए करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है और उसके अनुसार से तैयार की जाती है पाठ्यचर्या। करिकुलम को तैयार किया जाता है, पाठ्यचर्या की रूपरेखा वाली जो टीम है वह करिकुलम को तैयार करती है, और उसके बाद बारी आती है पाठ्यक्रम की, जो अलग अलग होता है राज्यों के अनुसार। चूँकि सभी भारत में विभिन्नताएं हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो उसी विभिन्नता के अनुरूप राज्यों को यह छूट दिया गया है कि आप अपने अनुसार, अपने भौगोलिक परिवेश के अनुसार, अपने राजनीतिक परिवेश के अनुसार जो आप उचित समझो उसमें थोड़ा सा बदलाव करके करिकुलम को आप अपने अनुसार से लागू कर सकते हो। तो जैसे कि एनसीएफ 2005 आया 2005 ईस्वी में, तो बिहार का करिकुलम फ्रेमवर्क उसके 3 साल के बाद बीसीएफ 2008 लागू किया गया। तो बीसीएफ 2008 के ऊपर भी क्लासेस में लेकर के आऊँगा, और जिन लोगों ने बुक परचेज किया है उन्हें मैंने ये सारे दस्तावेज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को भी उपलब्ध करा दिया है। एनसीएफ 2005, बीसीएफ 2008, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सारा कुछ अवेलेबल करा दिया गया है, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं।
उन्हें कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे आराम से उसको निकाल करके पढ़ सकते हैं। तो अब इसके बाद आता है विद्यालय का बारी, है ना। विद्यालय की बारी आती है पाठ्यक्रम के बाद। पाठ्यक्रम जब लागू कर दिया जाता है तो अब वह कहाँ पे लागू होगा, तो वो स्कूल में लागू होगा, है ना, विद्यालय में लागू होगा, और उसे इम्प्लीमेंटेशन करने का काम शिक्षक करेंगे। विद्यालय के बाद शिक्षक की बारी है, और शिक्षक किसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो स्टूडेंट्स के ऊपर करेंगे, विद्यार्थी के ऊपर करेंगे। और विद्यार्थी के बाद जो मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का वो पूरा होता है सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम से, है ना। बच्चों को जो शिक्षा नीति तैयार करके उसका पूरा कार्यान्वयन किया गया, उसमें कहाँ तक सफल हुई शिक्षा नीति, यह क्या कौन बताएगा, तो यह बताएगा सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम, है ना। किस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जैसे 1986 ईस्वी में जो शिक्षा नीति आई, तो उसके आने के बाद 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद यह देखा गया कि किस प्रकार का डेवलपमेंट इस शिक्षा नीति ने दिया। तो अब ज़माना बदला, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, वोकेशनल कोर्सेज की मांगें बढ़ गई, तो उस अनुसार से थोड़े से परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई, और इसीलिए NEP 2020 को लॉन्च किया गया, थोड़ा सा बदलाव करते हुए, है ना। तो बदलाव बहुत ज़्यादा हुए हैं। NEP 2020 के ऊपर भी मैं क्लास लेकर के आऊँगा, उसमें आप समझोगे कि अब जो है किस प्रकार से शिक्षा का पैटर्न बदल गया है। 5+3+3+4 का पैटर्न हो गया है, जो पहले 10+2+3 का था, तो उसमें बदलाव किया गया है। और आपको एक बात और बताता चलूँ कि F3 का जो आपका करिकुलम है, F3 का आपका जो सिलेबस है, वह पूरी तरह से शुरुआती 5 वर्ष के फोकस के ऊपर आधारित है, ECCE के ऊपर आधारित है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर आधारित है। तो F3 जब हम लोग लाएंगे, नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया जाएगा, क्लासेस आएंगे, तो हम लोग इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक जो मेन पॉइंट मैं इस पर बताना चाह रहा था वो ये है कि आगामी वर्षों में आपको एक नए शिक्षक की कैटेगरी देखने को मिलेगी। जी हाँ, और वो शिक्षक की कैटेगरी होगी NTT, यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो कैंडिडेट करेंगे उन्हें ECCE के अंदर बहाल किया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये जो लॉन्च किया गया है, तो आंगनबाड़ी की जो परिकल्पना की गई है, बाल वाटिका की परिकल्पना की गई है, तो यही प्री स्कूल है ना। तो प्री स्कूल प्रिपरेशन के लिए स्पेशल टीचर की भी आवश्यकता होगी, और उसके लिए NTT कार्यक्रम को लॉन्च कर भी दिया गया। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों ने इसे लॉन्च भी कर दिया, NTT को, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। आगामी वर्षों में काफ़ी व्यापक स्कोप देखने को मिलेगा, क्योंकि NTT जब लागू होगा तो नर्सरी टीचर के बहुत सारे वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, है ना। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं वे इसमें आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं NCF 2005 के ऊपर। हमारा फोकस होगा आज का क्लास NCF 2005 के ऊपर है। तो सबसे पहले परिप्रेक्ष्य को जान लेते हैं, है ना। NCF 2005 का जो बैकग्राउंड रहा है वो किस आधार पर तैयार किया गया। तो NCF 2005 की कल्पना शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की दृष्टि से की गई थी, ठीक है। NCF 2005 मुदालियर आयोग 1952 तथा कोठारी आयोग 1966 की संस्तुतियों का हवाला देता है। यानी कि 1952 ईस्वी में मुदालियर आयोग आया, 1966 ईस्वी में कोठारी आयोग आया। ये सब नोटेबल पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इन्हें नोट करते चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। तथा NCF 1975, 1988 में भी NCF आया था, क्योंकि 1986 ईस्वी में लॉन्च किया गया था नई शिक्षा नीति। तो उसके बाद 1988 ईस्वी में NCF को भी लॉन्च किया गया था। फिर 2000 में आया। तो कहने का मतलब है कि इन सारे डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए फिर उसमें आमूलचूल परिवर्तन करते हुए जो अपेक्षित सुधार की योजनाएं बनाते हुए NCF 2005 को लॉन्च किया गया। इसके निर्माण में सन 1993 में प्रकाशित रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ मुक्त अधिगम, प्रोफेसर रसवाल की अध्यक्षता में NCF 2005 का भी गठन हुआ था, और उन्होंने ही सबसे पहले लर्निंग विदाउट बर्डन का थ्योरी दिया, सिद्धांत दिया।
बोझ मुक्त अधिगम। और इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों को पढ़ने के लिए जो सारी किताबें दी जाती थी, पहले बहुत ज़्यादा किताबें हो जाती थी, यानी कि एक कविता भी उस पर चला था, मुझसे भारी मेरा बस्ता, है ना, मुझसे भारी मेरा बस्ता, ढोते ढोते हो गई मेरी हालत खस्ता। तो लर्निंग विदाउट बर्डन में ये ध्यान रखा गया कि जो बेकार की या जो अतिरिक्त पुस्तकें थी उसे ख़त्म किया गया, सिलेबस से आउट किया गया, और बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। आपको पर्यावरण अध्ययन का एक नया चैप्टर देखने को मिला, और उसने साइंस को रिप्लेस किया। साइंस को रिप्लेस करके 3, 4, 5 में पर्यावरण और हम नाम से एक किताब चलाई गई, जो साइंस का भी काम करती है और ईवीएस का भी काम करती है। तो एकीकृत विषय के रूप में उसे ला दिया गया और बाकी के अतिरिक्त किताबों को हटा दिया गया। तो ये सारे परिवर्तन इन्हीं सारे शिक्षा नीतियों के आधार पे होते हैं, है ना। पुराने जो सिलेबस से जो लोग पढ़े हैं, आप उनसे मिलोगे तो बताएंगे कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी होती थी, सारे बुक्स अलग अलग होते थे, बहुत सारी किताबें पढ़नी होती थी। लेकिन जैसे जैसे चेंजेज आए तो अब किताबों की संख्या कम की गई, सिलेबस को ईजी किया गया, है ना। आप देखोगे अभी क्लास 9 और क्लास 10 के बुक्स को आप देखो तो बहुत ज़्यादा ईजी सिलेबस है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सारे के सिलेबस ईजी कर दिए गए हैं। बहुत सारे अतिरिक्त पाठ्यक्रम को हटा दिया गया है, और इसका कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिला है ना। ऐसा नहीं है कि इसे हटा देने से छात्र बहुत अच्छे हो गए हैं, रिजल्ट अच्छा जरूर हुआ है, लेकिन छात्रों की जो क्वालिटी होती थी पहले, उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलता है ना। तो लर्निंग विदाउट बर्डन आया, उसके बाद इन्हीं नीतियों के और इसके बाद यशपाल समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात एक नई संशोधित एनसीएफ 2005 की रचना की गई। और जब एनसीएफ 2005 लॉन्च किया गया तो फिर एनसीईआरटी की किताबों में चेंजेस देखने को मिला। नए सिरे से किताबों को तैयार किया गया, नए सिरे से पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया, और इस प्रकार से 1 to 8 में भी और अपर क्लासेस में भी चेंजेस देखने को मिले। और अब हम लोग आगे समझेंगे इसमें, और जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उसे भी समझते चलेंगे। आप याद रखेंगे कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे, जो कि यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यूजीसी कहा जाता है। इस पूरा दस्तावेज है एनसीएफ 2005, ये कुल 5 अध्याय में बटा हुआ है, 33 इकाइयां हैं और कुल 150 पन्ने हैं। आप इसे पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो, है ना। अध्याय आपको कुल मिलेंगे 5, और प्रत्येक अध्याय में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया है। पहले अध्याय में परिप्रेक्ष्य की चर्चा की गई, जो बैकग्राउंड है ना, एनसीएफ 2005 की परिकल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरा जो अध्याय है वो है सीखना और ज्ञान। इसमें चर्चा की गई कि किस प्रकार से पुराने जो सिलेबस थे, जो पाठ्यक्रम चल रहे थे, उसमें बदलाव की जरूरत पड़ी, और क्या क्या नई चीज़ों को सीखना जरूरी हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद तीसरे अध्याय में पाठ्यचर्या का क्षेत्र बताया गया है, स्कूल की अवस्थाएं और उनका आकलन। इसमें कुल 5 इकाई हैं, और जितने भी विषय की पढ़ाई होती है उसके बारे में इसी अध्याय में डिटेल से बताया गया। भाषा, गणित, विज्ञान, कला शिक्षा, आकलन और मूल्यांकन, इन सारी चीज़ों की चर्चा इसी अध्याय में की गई है, और उसी के अकॉर्डिंग पुस्तकों को तैयार किया गया है। चौथे अध्याय में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बतलाया गया, और 5वें अध्याय में व्यवस्थागत सुधार बतलाया गया है। प्रत्येक एनसीएफ का अपना दोष और गुण होता है, उसी प्रकार से इसमें भी बहुत सारे दोष भी देखने को मिलेंगे और बहुत सारे गुण भी देखने को मिलेंगे। तो वो सारे शिक्षा नीतियों के साथ होता है ना। कोई भी आप देख लोगे तो उसमें दोष और गुण दोनों मौजूद रहते ही हैं, कोई भी किसी चीज़ के लिए परफेक्ट नहीं होता है। तो जो लॉन्च कर दिया गया, जो चीज़ें लागू कर दी गई हैं, हमें उसी के साथ चलना होता है। तो अब कुछ प्रमुख बिंदुओं को जान लेते हैं, एनसीएफ 2005 क्या कहता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें जो है हम उसकी चर्चा पहले करेंगे। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए एनसीएफ में, और इन 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों को आपको याद रखना है। इनसे बराबर सवाल पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो आप अपने डीएलएड के सवाल में देख लोगे,
या फिर आप सीटेट के सवाल में देख लो, किसी भी टेट के एग्ज़ाम के सवाल में एक ना एक सवाल एनसीएफ से ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो उसमें से जो प्रमुख सवाल कहाँ से बनते हैं उसी के ऊपर ये सारा नोट्स बना हुआ है। मार्गदर्शक सिद्धांत 5 दिए गए हैं, आपको याद रखना है। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। पहले ये देखा गया था कि बिल्कुल बच्चों को पाठ्यक्रम से लॉक कर दिया जाता है, जो पुस्तक में है केवल उसी को रटा रटा करके और पहले जो पाठ्यक्रम था वो मूलतः शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम था। शिक्षक ही मेन प्रोपेगेटर होते थे अपने क्लास में और वो जो कुछ कह दिए उसे ही बच्चों को याद करना पड़ता था। बच्चों का अपना कोई रोल वहाँ पे बहुत कम मिलता था। तो इसमें बदलाव के लिए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा गया, है ना। ज्ञान का मतलब हो गया कि हम उसे अपने दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें। हम जो स्कूल में सीखते हैं वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। तो इसमें ये परिवर्तन किया गया। दूसरा सिद्धांत है कि पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना, है ना। रटन प्रणाली से बिल्कुल मुक्त करके और करके सीखने पे ज़्यादा बल दिया गया। लर्निंग बाय डूइंग, आप याद रखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग ये फोकस था और ये मार्गदर्शक सिद्धांत में शामिल है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, इसका मतलब हो गया लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। इसी के आधार पर इसमें तैयार किया गया सारा पाठ्यक्रम। पाठचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराया। ठीक है, पाठचर्या यानी कि करिकुलम का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह बच्चों के चहुमुखी विकास, है ना, सर्वांगीण विकास इसे कहते हैं, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए तैयार किया जाए, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बन करके रह जाए। ठीक है, ये नहीं कि केवल किताबों को पढ़ लिए और कहानी खत्म। किताबों को पढ़ने के अलावा भी अन्य जो क्षेत्र थे, खेलकूद से संबंधित सांस्कृतिक गतिविधियों को समेटते हुए इन सारी चीज़ों को देखते हुए तैयार किया गया और इसी के लिए लॉन्च किया गया CCE, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लॉन्च किया गया। चौथा जो सिद्धांत है वो है परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना यानी कि परीक्षाओं को एक तरह से समाप्ति कर दिया गया। परीक्षा पद्धति जो क्लास 1 से क्लास 8 तक में होती थी, प्रत्येक क्लास में स्टूडेंट्स को एग्जाम पास करना होता था तब वे अगले क्लास में जाते थे। तो इसमें बदलाव किया गया, परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई, है ना। एक तरह से हिंड्रेंस माना गया परीक्षाओं को। हिंड्रेंस का मतलब बाधा, ठीक, बाधा माना गया परीक्षाओं को। और इसका दोष भी देखने को मिला है कि इसका साइड इफेक्ट भी आप कह सकते हो कि साइड इफेक्ट पड़ा है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाने लगे, परीक्षाएं खत्म हो गई तो अभिभावक के ऊपर से भी प्रेशर खत्म हो गया और कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा सा पढ़ाई में इसका नुकसान देखने को मिला। अब इसके बाद 5वां सिद्धांत है कि एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। तो इसका मतलब हुआ कि एक ऐसे नागरिक को तैयार करना जिसमें अपने प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति दायित्व का बोध हो। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत NCF 2005 के द्वारा दिए गए। अब हम बढ़ेंगे प्रमुख बिंदुओं को जो पूरे पुस्तक से समेट करके लाया गया है। और एक चीज़, एक ट्रिक मैंने तैयार कर दिया है ताकि आप मार्गदर्शक सिद्धांत को याद रख पाओ। 5 मार्गदर्शक सिद्धांत को याद रखने के लिए आपको इन लाइनों को याद रखना है। आइए अब देखते हैं NCF 2005 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। और सबसे पहले बिंदु है बाल केंद्रित शिक्षा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुराने शिक्षा पद्धति में शिक्षक केंद्रीय भूमिका में होते थे। पूरा क्लास शिक्षक के इर्द गिर्द ही घूमता था। शिक्षक अपने अनुसार आते थे और जो भी लेक्चर उन्हें देना होता था लेक्चर दे करके चले जाते थे। लेकिन अब बाल केंद्रित शिक्षा लागू किया गया और इसका अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को शामिल करना, है ना, प्राथमिकता देना। हमें उनकी सक्रियता व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित और संवर्धित करना चाहिए। मतलब ये कि बच्चों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए और हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है, ना कि हम बोर्ड पर जा कर के लिख दें और बच्चे उसे केवल कॉपी करते रहें और काम खत्म। ऐसा नहीं करना है। अब बच्चों को रोल प्ले दिया जाता है, अब बच्चों को
प्रैक्टिकल चीज़ें करवाई जाती हैं, है ना। लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस जोड़ दिया गया है अब। तो बच्चों की दुनिया से जो वास्तविक उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा करना, उनसे जोड़ते हुए चीज़ों को समझाना, ठीक है। तो उनके दुनिया से जुड़े वास्तविक तरीकों से संबंध बैठाने, दूसरों से जुड़ने की उनकी मूल अभिरुचि या अर्थ ढूंढने की जन्मजात रुचि को पोषित करना चाहिए। अगला है कि सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चों में सीखने की क्षमता नहीं होती है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बशर्ते उन्हें उचित माहौल दिया जाए, है ना। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। अधिगम की प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस के जो पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनमें अर्थ निकालना यानी कि बच्चों को अर्थ समझ में आना चाहिए। हम जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो उन्हें बता रहे हैं, उनका अर्थ वे समझ सकें, इस लायक उन्हें बनाना है। अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनमें होनी चाहिए। विवेचना व कार्य डिस्कशन कर सके वे, है ना, यानी कि जो पढ़ लिए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की योग्यता उनमें आनी चाहिए। बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना बाद की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बच्चे यदि क्लास 1 में हैं और हम उन्हें क्लास 2 का स्टैंडर्ड दे रहे हैं तो फिर यह उन्हें प्रभावित करेगा, है ना। बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना बाद की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह सकते हैं, लेकिन संभव है कि वे ना तो उन्हें समझ पाएँ, ना ही उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाएँ। अगला बिंदु है सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को रट करके और परीक्षा के बाद सीखे हुए चीज़ों को भूल ना जाएं, बल्कि उसे समझ सकें और आत्मसात कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को रटा दिया जाए और केवल परीक्षा के टाइम में वे लिख दें, केवल इसके काबिल बनाना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। परीक्षा के दृष्टिकोण को इसीलिए बदला गया और सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए और बच्चा जो सीख रहे हैं वे उसे आत्मसात करते चलें, वे सारे कॉन्सेप्ट्स को एसिमुलेट करते चलें, है ना, सीखते चलें। अगला पॉइंट है कि सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि सीखने की प्रक्रिया में यानी कि लर्निंग प्रोसेस में किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, मध्यस्थता के बिना भी सीखना संभव है ना। और जीन पियाजे ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने अपने शोधों के आधार पर कहा कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे अन्वेषक होते हैं, पर्यावरण से अंतःक्रिया करके वे खुद चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। तो उसी सिद्धांत का समर्थन यह सिद्धांत करता है कि सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। बच्चों को हम कैसे प्रश्न पूछें, तो बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति देना यानी कि बच्चों से हम कैसे सवाल पूछें और साथ ही साथ बच्चों को प्रश्न पूछने की अनुमति दें। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिए कि जिनसे वे स्कूल में सिखाई जाने वाली चीज़ों का संबंध बाहरी दुनिया से स्थापित कर सकें, यानी कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। उसी सिद्धांत के ऊपर यह बिंदु भी आधारित है। उन्हें एक ही तरीके से उत्तर रटने और देने की बजाय अपने शब्दों में जवाब देने और अपने अनुभव बताने के लिए प्रोत्साहित करना ही ये बाल केंद्रित शिक्षा का लक्ष्य है। और ये सभी बच्चों की समझ विकसित करने में छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम हैं। आपको इसे याद रखना है और इसे इम्प्लीमेंट करना है। अगला पॉइंट भी शिक्षकों से संबंधित है कि शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि पाठ की योजना यानी लेसन प्लान जो आप बनाते हो, आपको लेसन प्लान, लर्निंग प्लान बनाना होगा। जब आप एससीपी में जाओगे, किसी विद्यालय में आपको भेजा जाएगा, पहले वर्ष में आपको 4 सप्ताह के लिए और दूसरे वर्ष में आपको 16 सप्ताह के लिए किसी नज़दीक के विद्यालय में भेजा जाएगा, जहाँ पे आपको लर्निंग प्लान देना है, लेसन प्लान देना है। तो लेसन प्लान हम कैसे तैयार करेंगे, किस प्रकार से उसे अरेंज करेंगे ताकि बच्चों को हम बेहतर दे सकें। तो यहाँ पे कहता है यह बिंदु कि शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि पाठ की योजना किस तरह बनाएं कि बच्चे बताए गए चीज़ों को सिर्फ दोहराएं नहीं, सिर्फ रटे नहीं, बल्कि उनमें सोचने की रुचि जगे, है ना, सोचने की रुचि जगे, जिज्ञासा हो और सीखी हुई चीज़ों को करके देखने का मौका मिले। लर्निंग बाय डूइंग, और इसके लिए TLMs बनाए जाते हैं। आप लोगों को भी बहुत सारा प्रोजेक्ट दिया जाएगा
बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टीएलएम बनाने के लिए कहा जाएगा, तो आप लोगों को बनाना होगा टीएलएम्स। जैसे बच्चों को नए नए शब्द सिखाने हैं तो शब्दों का निर्माण करने का एक टीएलएम बनाना होगा, है ना। आप खुद से भी इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे टीएलएम्स बना सकते हो, है ना। सारे विषयों के टीएलएम अलग अलग होंगे, है ना। बहुत सारा इसमें स्कोप है। आप अपने रुचि के क्षेत्र में, आपकी जिस विषय में रुचि है उसमें आप बेहतर टीएलएम बना सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा रहता है बच्चों को समझाने के लिए। भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। अब भाषा शिक्षण के संदर्भ में इस बात को कहा गया है, और यह भाषा के वाले जो अध्याय है वहाँ से लिया गया। भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। बहुभाषिक का मतलब होना ये है कि बच्चे जिस भाषा के क्षेत्र से आ रहे हैं उनके भाषा के महत्व को आप देंगे, है ना। यानी कि उनकी भाषा को भी आपको महत्व देना है। अब जैसे कि बिहार के अंदर ही आप ले लें तो बिहार के अंदर रीजनल क्षेत्रों में अपनी अपनी बोलियां हैं, है ना। जैसे मगही है, भोजपुरी है, अंगिका है, बज्जिका है, मैथिली है, संथाली है। तो काफ़ी सारी बहुभाषिकता देखने को मिलती है हर एक क्षेत्र में। कहावत भी है कि कोस कोस पर बदले वाणी, 10 कोस पर बदले पानी। यानी कि यहाँ पे कोस कोस में वाणी बदल जाती है, बोलियाँ बदल जाती हैं। अब बच्चे जिस भाषाई क्षेत्र से आ रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि उनके घर में जो भाषा बोली जा रही है वे उसी भाषा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसी भाषा परिवेश में उन्होंने भाषा को सीखा है। तो यहाँ पे शिक्षकों को ये ध्यान देना होगा कि बहुभाषिकता को ध्यान में रखते हुए हमें स्कूल में जो भाषा का पाठ्यक्रम चल रहा है उसको भी सिखाना है, साथ ही बच्चों की भाषा को भी महत्व देना। और इस पर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर, डीएलएड के अंदर और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। तो केवल कई भाषाओं के शिक्षण के अर्थ में नहीं बल्कि रणनीति तैयार करने के लिहाज से भी, ताकि बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जाए, है ना। भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं होता। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित की कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की ही कक्षा होती है ना। अब जैसे कि हमारे बिहार में आप ले लो, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं सभी जगह हिंदी पाठ्यक्रम में सारी किताबें हैं। गणित की किताबें, विज्ञान की किताबें, सामाजिक विज्ञान की किताबें, सारे हिंदी पाठ्यक्रम में, यानी कि हिंदी भाषा में ही इन्हें टाइप किया गया है। तो जब कोई टीचर उन्हें पढ़ाएगा तो हिंदी भाषा में पढ़ाएगा, ना कि अंग्रेजी में पढ़ाएगा। और एक तरह से जो बैकग्राउंड बन जाता है, भाषा का बैकग्राउंड बनता है, तो जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़े लिखे छात्र होते हैं तो उनका बैकग्राउंड इंग्लिश का बन जाता है। जब भी वे साइंस पढ़ेंगे, अगर उन्हें हिंदी की किताब, मतलब हिंदी में टाइप की हुई किताब दी जाएगी तो उन्हें परेशानी होगी। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अंग्रेजी विद्यालय से पढ़ करके आए हैं और आपको यहाँ पे काफ़ी कठिनाई का अनुभव करना हो रहा होगा। आप लोग बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का अनुभव कर रहे होंगे इन सारे कठिन शब्दों को समझने में, क्योंकि डीएलएड में आपको हिंदी में ही सारे पाठ्यक्रम देखने को मिल रहे हैं सिवाय अंग्रेजी के, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यही बहुभाषिकता को रखने का तात्पर्य यही था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान कराना है, ताकि उनकी पकड़ सभी जगह बेहतर हो। अभी देखेंगे कि संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया कुल 6 भारतीय शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, भारत में शास्त्रीय भाषाओं का प्रचलन है। शास्त्रीय भाषाएं उन भाषाओं को कहते हैं जिन्हें बहुत सारी भाषाओं का मूल भाषा माना जाता है। जैसे संस्कृत से हिंदी का निर्माण हुआ और भी बहुत सारी भाषाओं का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में आप जाओगे तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये कुल 6 भारतीय शास्त्रीय भाषाएं हैं। आप इसे याद रखेंगे। और विदेशी भाषाओं में लैटिन वगैरह जो है वो शास्त्रीय भाषा के अंदर आता है। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। जब आप गणित पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे बच्चों में गणितीकरण करने की क्षमता होनी चाहिए। वो आसपास की चीज़ों को, आसपास के उदाहरणों से उन्हें जोड़ते हुए गणित पढ़ाना है। और गणित को ऐसा विषय बच्चे न माने जिस पे वे बात कर सकते हैं, जिससे संप्रेषण हो सकता है आपस में, जिस पर चर्चा कर सकते हैं और जिस पर साथ साथ काम कर सकते हैं। प्रायः देखा जाता है कि बच्चे गणित से डरते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा परेशान
किया जाता है अमूर्त अवधारणाओं के द्वारा। बच्चों को अमूर्त अवधारणाएं समझ में नहीं आती हैं, तो प्रारंभिक कक्षाओं में, कक्षा 1 में, 2 में, 3 में कोशिश की जानी चाहिए एक शिक्षक के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा मूर्त चीज़ों से अमूर्त चीज़ों को जोड़ा जाए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा टीएलएम की आवश्यकता होती है गणित के अंदर। अगर इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वे गणित में भी अच्छी रुचि लेते हैं, और प्रैक्टिकली अगर करके सिखाया जाए तो आसान ही हो जाता है गणित। गणित से आसान कोई दूसरा विषय है नहीं। अगला है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन में समाहित करना चाहिए, और इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक पर्यावरण और हम नामक किताब की रचना की गई, और इसी किताब में पर्यावरण और विज्ञान को समेटते हुए एक किताब कर दिया गया। ठीक है, तो जहाँ पहले पर्यावरण अध्ययन अलग होता था, विज्ञान अलग होता था, दोनों को मिला करके मिक्स करके पर्यावरण अध्ययन नामक एक किताब तैयार की गई, और क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक पर्यावरण की यही किताब चलती है। अगला है, प्राथमिक अवस्था में नियमित रूप से कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, परीक्षा पे रोक लगाया गया एनसीएफ 2005 के द्वारा भी, और वहीं से जो है परीक्षा धीरे धीरे डाउन कर दिया गया, और एक बार केवल जो है क्लास 8 में परीक्षा लेने का प्रावधान कर दिया गया, और एनईपी 2020 ने तो उसे भी खत्म कर दिया। बोर्ड एग्जाम को भी खत्म करने की वकालत की गई एनईपी 2020 में। देखते हैं आगे क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके ऊपर। तो ना ही अंक अथवा श्रेणी मिलनी चाहिए, और ना ही किसी को फेल करना चाहिए। फेल ना करने की नीति को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है ना। सभी बच्चे जो है उम्र सापेक्ष, आरटी एक्ट 2009 में यह बात भी कही गई कि उम्र सापेक्ष नामांकन लेना है। जैसे यदि कोई बच्चा 12 साल का है और वो बचपन से स्कूल नहीं गया, तो 12 वर्ष की आयु में उसे 7वीं कक्षा में होना चाहिए, तो 7वीं कक्षा में उसका एडमिशन होगा। और ये काफ़ी दुरूह हो जाता है, जो बच्चा बचपन से स्कूल नहीं गया और उसे डायरेक्ट क्लास 7 में लिया गया, वो क्या सीख पाएगा, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। अगला पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को गणित और भाषा के अंतरंग भाग की तरह समझाया जाए। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को गणित और भाषा के अंतरंग भाग की तरह समझाया जाए। सारे पॉइंट नोटेबल हैं, आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि इन सारे पॉइंट से ऊपर सवाल पूछे जा चुके हैं। मूल्यांकन और परीक्षा पद्धति सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती है। तो मूल्यांकन किस प्रकार का होगा? मूल्यांकन आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने का तरीका होना चाहिए। यह प्रतिपुष्टि इस बात की होती है कि हम ऐसी शिक्षा लागू करने में किस हद तक सफलता प्राप्त कर पाए। भिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भिन्न क्षमता स्तर वाले विद्यार्थियों से कक्षा का वातावरण समृद्ध और प्रेरक होता है। अब ये जो पॉइंट है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा के ऊपर आधारित है। समावेशी शिक्षा कहती है कि सारे बच्चों को, चाहे वे किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, सामान्य बालक हैं या असामान्य बालक हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, तीनों ही प्रकार के बालकों को एक ही छत के नीचे, एक ही कक्षा में, एक ही पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाया जाए, ताकि उनमें समावेशी भावना विकसित हो, वे समाज के साथ समायोजित हो सकें और एक समाज का अंग खुद को माने। अगर ऐसा कर दिया जाए कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अलग विद्यालय दे दिया जाए, तो उनमें समाज से भिन्नता उत्पन्न हो सकती है, वे खुद को समाज से अलग मान सकते हैं। तो इसी के लिए समावेशी शिक्षा के अनुकूल यह बिंदु तैयार की गई है। अगला है, शिक्षण की सहायक सामग्री तथा अन्य पुस्तकें, खिलौने आदि स्कूल को बच्चों के लिए रुचिकर बना देते हैं। ये टीएलएम के ऊपर आधारित पॉइंट है कि टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि वे शिक्षण को रुचिकर बना देते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए शिक्षण को, टीचिंग को रुचिकर बना देते हैं टीएलएम। यदि आप क्लास में टीएलएम का प्रयोग करते हो किसी विषय को समझाने के लिए, तो बच्चे काफ़ी रुचि लेते हैं, रुचि लेकर के सीखते हैं। सपोज दैट यदि आप साइंस के क्लास में दहन का चैप्टर पढ़ा रहे हो और आपको वहाँ पे दिखाना है कि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जलती है, तो एक क्लास ऐसे हो सकता है कि केवल बोल करके समझा दिया जाए, बोर्ड पर चित्र वगैरह बना करके समझा दिया जाए, और एक क्लास ऐसा हो जिसमें प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए, मोमबत्ती को जला करके उसे कांच के ग्लास से ढक करके दिखाया जाए, तो वो ज़्यादा रुचिकर होगा, है ना, उसमें ज़्यादा रुचि लेंगे बच्चे। तो इसीलिए शिक्षण सहायक सामग्री अर्थात टीएलएम्स का उपयोग जो है बच्चों को शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। अब कुल गृह कार्य का समय देख लेंगे। कहीं कहीं पूछ दिया जाता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार
गृह कार्य का समय क्या है। विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग टाइम है, आप इसे देखेंगे। जैसे प्राथमिक कक्षा 1 एवं 2 में कोई गृह कार्य नहीं देना है। 1 और 2 यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों को होमवर्क नहीं देना है, ठीक है। क्लास 3 से 5 तक 2 घंटे प्रति सप्ताह, 2 घंटे प्रति सप्ताह, ना कि प्रतिदिन, तो उस अनुसार से बांट लेना है। उच्च प्राथमिक कक्षा क्लास 6 से 8 तक 1 घंटा प्रतिदिन होमवर्क देना है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए 2 घंटे प्रतिदिन का होमवर्क दिया जाना है। तो इस प्रकार से ये सारे नोटेबल पॉइंट्स एनसीएफ 2005 के अंदर थे। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डीएलएड के स्टूडेंट्स तक शिक्षक शिक्षा चैनल को पहुंचाना आप लोगों का भी दायित्व बनता है। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।